जय महाकाली बच्चों हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख चुके हैं। आज बारी है हमारे पार्ट 3 की। तो बच्चों पार्ट 3 हम पढ़ाई करेंगे और ये चैप्टर कोशिश करेंगे कि आज ही फिनिश हो जाए। चैप्टर को बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही देख लीजिए। तो शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। और मेरा नाम तो सुरभि सिंह है, ये आप जानते हैं, और साथ में एक्स्ट्रा पीरियड की दुनिया में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों प्लांट किंगडम का पार्ट 3। ओके, तो बच्चों अभी तक हमने बताया था आपको एल्गे वगैरह के बारे में पढ़ाया था और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। आई होप कि आप वो सब रिवाइज़ करके आए होंगे, रिवाइज़ कर रहे होंगे। जब पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट 3 प्ले करिएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम बढ़ते हैं ग्रीन एल्गे की तरफ बच्चों। ग्रीन एल्गे की बात किया जाए तो इसके पास प्रेनाइट बॉडी होती है। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, इसके पास प्रेनाइट बॉडी होती है क्लोरोप्लास्ट में, जिसका काम क्या होता है प्रेनाइट बॉडी का, वो स्टोर करती है प्रोटीन को बिसाइड स्टार्च। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है। अब यहाँ पे ग्रीन एल्गे में क्लोरोप्लास्ट का शेप भी याद रखने की ज़रूरत है। इसका शेप होता है डिस्क्वायड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप। कुछ भी हो सकता है इसमें से। ऑप्शन दे देगा कि शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ब्राउन एल्गे इज डिस्क्वायड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप। तो क्या वो स्टेटमेंट सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि मैंने यहाँ बोला भी ब्राउन एल्गे, और ये किस क्लोरोप्लास्ट का शेप है? किसके? ग्रीन एल्गे का। तो ग्रीन एल्गे का क्लोरोप्लास्ट का शेप हमारा डिस्क्वायड, प्लेट लाइक और रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड है। और क्या ग्रीन एल्गे में बेटा याद करने की ज़रूरत है आपको? आप एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, जिसमें वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, कारा और स्पाइरोगेरा और क्लैमेडोमोनास। सो वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, कारा, स्पाइरोगेरा एंड क्लैमेडोमोनास। ये एग्जाम्पल आप याद रख लीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा ग्रीन एल्गे के डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जो ज़रूरी है, जितना अभी मैं आपको चाहती हूँ कि एटलीस्ट, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप 360 में से 360 पूरा स्कोर करिए। आप एटलीस्ट कम से कम 350 प्लस जाइए, और 350 आप आसानी से 340 ला सकते हैं, केवल एनसीईआरटी के ज़रूरी पॉइंट याद रख के। और ज़रूरी पॉइंट क्या है वो मैं आपको आसानी से यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करिए, वीडियोस देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। और कुछ टाइम में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिसपे आपको सारी नोट्स, ये जो भी मैं यहाँ लिखा रही हूँ, इसकी नोट्स आपको मिल जाया करेंगी टेलीग्राम के चैनल पे। सो अब ये एग्जांपल आप याद कैसे रखेंगे कि वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स, कार, स्पाइरोगेरा, क्लैमेडोमोनास ग्रीन एल्गे का एग्जांपल है। याद रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये आसान सा ट्रिक है कि वॉल्वो बस में उल्लू का चक्कर स्पाइरो के साथ चल रहा था। वॉल्वो बस में उल्लू का चक्कर स्पाइरो के साथ चल रहा था। कितना आसान हो गया याद करना बच्चों। तो ये देखिए, वॉल्वो मतलब वॉलवॉक्स, वॉल्वो बस में उल्लू का चक्कर मतलब यूलोथ्रिक्स, चक्कर से चारा स्पाइरो के साथ मतलब स्पाइरोगेरा के साथ, और चल रहा था मतलब क्लैमेडोमोनास। सो इट इज़ इजी टू रिमेंबर, प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट बच्चों। ग्रीन एल्गे में अभी हमने पढ़ा कि इनके पास प्रोनाइट बॉडी होती है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रोनाइट बॉडी होती है, जो कि स्टोर करती है प्रोटीन को बिसाइड स्टार्च। फिर क्लोरोप्लास्ट का शेप भी हमने पढ़ा कि डिस्क्वायड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप होता है। और इसका एग्जाम्पल जो सबसे ज़रूरी है ग्रीन एल्गे का, यही क्वेश्चन आता है, जिसको आपको याद है ट्रिक से। वॉलवॉक्स में उल्लू का चक्कर स्पाइरो के साथ चल रहा था। नाउ वी आर मूविंग टू द ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे में बच्चों एसेक्सुअल स्पोर होता है एंड गैमेट्स होते हैं, जो कि किस तरह के शेप होते हैं? पियर शेप मतलब नाशपाती, नाम तो आपने सुना होगा ना, नाशपाती। तो एसेक्सुअल स्पोर और गैमेट दोनों होते हैं ब्राउन एल्गे में। एसेक्सुअल स्पोर और गैमेट दोनों होंगे, जिनका शेप क्या होगा? अभी आपने पढ़ा पियर शेप मतलब नाशपाती वाला शेप। नाउ वी आर मूविंग टू कि प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी इसकी कैसी होती है? प्लांट बॉडी की बात की जा रही है। तो एनसीईआरटी में, जस्ट अ मिनट बच्चों, मैं आपको फिगर नंबर बता रही हूँ। ओके, क्योंकि अगर आप फिगर इसी टाइम देख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। बेवफा है ये माना, मगर राह में छोड़ के जाओगे तुम। हाँ बच्चों, ये देखिए पेज नंबर 31, जिसमें
आप ये देखिए कितने सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। लैमिनेरिया का स्ट्रक्चर बना है जिसमें आपको होल्ड फास्ट, स्टाइप और फर्न तीनों का तीनों देखने को मिल रहा है। B1 में पेज नंबर 31 ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऊपर लीफ है जो है वो फ्रंट है और वो नीचे स्टाइप है और जो उसकी रूट जैसा है वो होल्ड फास्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट बॉडी ब्राउन एल्गी की कैसी होल्ड फास्ट क्या है, स्टाइप क्या है और फर्न क्या है। तो ये चीज़ आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में, एनसीईआरटी के फिगर में देख लीजिए। और इस बात आई कि इसके कलर की कि ब्राउन एल्गी, नाम तो इसका ब्राउन है बट इसका कलर कैसा है, तो ये ऑलिव ग्रीन से थोड़ा ब्राउनिश तो होता है। ये ब्राउन एल्गी तो जाहिर सी बात है ब्राउन होगा, लेकिन ऑलिव ग्रीन जैसा भी दिख सकता है। ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन के बीच में इसका कलर होता है बच्चों। और इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये ब्राउन कलर का दिखता है? फ्यूकोज़ैंथिन। मैंने आपको याद करवाया था कि कैसे आप याद रखेंगे ब्राउन एल्गी का पिगमेंट, फ्यूकोज़ैंथिन पाया जाएगा इसमें। और एग्जाम्पल की बात किया जाए बच्चों ब्राउन एल्गी की, तो इसमें सारगासम, फ्यूकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, कैल्प्स और लेमिनेरिया। तो आप ये कैसे याद रखेंगे कि ये इसका सारगासम है, फ्यूकस है, डिक्टियोटा है, एक्टोकार्पस है, कैल्प और लेमिनेरिया। आसान सा है कि सागर फ्रॉम डेल्ही ईट्स ब्राउन कलर लेमन। सागर फ्रॉम डेल्ही मतलब सागर से सारगासम, फ्रॉम से फ्यूकस, डेल्ही से डिक्टियोटा और ईट्स से एक्टोकार्पस। ब्राउन कलर मीन्स ब्राउन से आपको ये याद आ जाएगा कि ब्राउन एल्गी की बात की जा रही है। ब्राउन कलर, कलर से कैल्प्स और लेमन से लेमिनेरिया। सो आपको समझ में आ ही गया होगा, सागर फ्रॉम डेल्ही ईट्स ब्राउन कलर लेमन। ओके, अब यहाँ पे बात बच्चों रिप्रोडक्शन की जा रही है। रिप्रोडक्शन कंपेयर कर रहे हैं हम लोग कि रिप्रोडक्शन किसका, ग्रीन का, ब्राउन का, रेड, तीनों का कंपैरिजन यहाँ हो रहा है एक टेबल बना के, जिससे आप जो चीज़ें एनसीईआरटी में कुछ इधर बिखरी है कुछ इधर बिखरी है तो सारे को मिला के कंडेंस्ड फॉर्म बनाया गया एक टेबल के रूप में, जिससे आपको याद करने में आसानी हो और आप आराम से इसको याद रख सकें। तो ये देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है और सेक्सुअल है। तो वेजिटेटिव तीनों में बच्चों फ्रेगमेंटेशन होता है, तो ये आप भूलेंगे नहीं क्योंकि तीनों का तीनों में फ्रेगमेंटेशन ही होगा, तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। और अगर एसेक्सुअल की बात किया जाए तो इसमें स्पोर होता है जू स्पोर, ग्रीन में भी होगा ब्राउन में भी जू स्पोर होगा, दोनों का दोनों जू स्पोर मोटाइल स्पोर्स होते हैं। तो जू स्पोर और ग्रीन और ब्राउन दोनों में है जो कि मोटाइल स्पोर्स हैं, लेकिन रेड थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। इसमें एक प्लानोस्पोर आपको देखने को मिलेगा जो कि नॉन मोटाइल है। हमेशा से आप देखते हैं कि बच्चों की रेड ही थोड़ा सा डिफरेंट है। ग्रीन और ब्राउन जो है वो उतना भाव नहीं खाता है, लेकिन जो रेड है वो अपने आप को बड़ा हाई फाई समझता है, वो अपने आप को थोड़ा सा हर चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा कहीं एडवांस्ड है कहीं कम है, लेकिन वो डिफरेंट है। तो आप जब आपको लगे कोई भी चीज़ की डिफरेंट आ गई तो समझ जाइए कि वहाँ बात रेड एल्गी की हो रही है। ये देखिए फ्रेगमेंटेशन तो चलिए ठीक है वेजिटेटिव तीनों में है, लेकिन जब बात एसेक्सुअल स्पोर की आई तो जो ग्रीन है और ब्राउन है वो दोनों का दोनों हमारा जू स्पोर है, मतलब मोटाइल स्पोर्स हैं। लेकिन अगर रेड एल्गी की बात की गई तो वो बच्चों हमारा एप्लानोस्पोर है जो कि नॉन मोटाइल है। नाउ वी आर मूविंग टू सेक्सुअल। सेक्सुअल में आप देखेंगे कि मोटाइल गैमेट्स दोनों में मोटाइल है, ग्रीन और ब्राउन दोनों में मोटाइल गैमेट्स हैं, लेकिन रेड एल्गी में नॉन मोटाइल गैमेट्स हैं। ये जस्ट आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये इन दोनों से अपोजिट ही चल रहा है। जब बात स्पोर की जा रही थी तो दोनों में जू स्पोर था जो कि मोटाइल स्पोर्स हैं, लेकिन उसमें रेड एल्गी में एप्लेनोस्पोर आया जो कि नॉन मोटाइल है। और बात जब गैमेट की गई बच्चों तो दोनों में नॉन मोटाइल गैमेट्स थे, सॉरी दोनों में मोटाइल गैमेट्स थे, लेकिन इसमें नॉन मोटाइल गैमेट है। समझ रहे हैं? तो एक तरह से आपको याद रखना है कि रेड में नॉन मोटाइल ही रहेगा, चाहे वो एसेक्सुअल स्पोर हो तो वहाँ एप्लानोस्पोर हो जाएगा, और चाहे वो सेक्सुअल स्पोर है तो यहाँ भी नॉन मोटाइल ही रहेगा। और ग्रीन और ब्राउन में मोटाइल ही रहेंगे। चाहे मोटाइल स्पोर की बात की जाएगी एसेक्सुअल की तो जो स्पोर, और सेक्सुअल की बात की जाएगी तो मोटाइल गैमेट्स। ओके, अब देखिए हमारा फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है बच्चों? फ्लैजेला जैसे और भी स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैजेला होता है, लाई होता है, फिम्ब्रे होता है, ये सब अटैच करने के काम आते हैं। तो ये सब मैं आपको और चैप्टर में अभी शायद एनिमल किंगडम या और कोई चैप्टर पढ़ाऊँ तो वहाँ के स्टार्टिंग में बताऊँगी। अभी आप बस इतना देखिए फ्लैजेला क्या है, जो मूव करने में मदद करता है। तो फ्लैजेला मोटाइल गैमेट्स में हेल्प करता है जिनको मूव करना होता है, फ्लैजेला का काम वहाँ पे होता है। अगर किसी को मूव नहीं करना है तो फ्लैजेला का वहाँ कोई यूज़ नहीं है। भगवान जी कोई भी चीज़
उसी को देते हैं जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है। अगर उसकी ज़रूरत नहीं है और वो उसके पास है तो फिर उसके लिए एक तरह से वेस्ट है। अगर आपके पास फ्लैजिला होता, अगर आपके पास पूँछ होती तो उसका आई डोंट थिंक ये कोई यूज़ है। तो देखिए आपके पास पूँछ नहीं है। देखिए आप फ्लैजिला की बात करते हैं, ग्रीन, ब्राउन और रेड कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। ग्रीन में 2 से 8 फ्लैजिला पाए जाएंगे और इक्वल होंगे, मतलब सेम साइज़ के होंगे। 2 से 8 मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। 2 से 8 के बीच में फ्लैजिला पाए जाएंगे और सारे के सारे इक्वल होंगे और एपिकल होंगे। एक चीज़ और याद रखनी है, इक्वल एपिकल। इक्वल एपिकल एक जैसा मिलता जुलता ही वर्ड है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, सो 2 से 8 इक्वल और एपिकल होंगे। ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा फ्लैजिला है और ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया है, दिख रहा होगा आपको कि कितने सारे फ्लैजिला बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 फ्लैजिला ने 2 से 8 के बीच में हो सकता है, तो वो हमारा ग्रीन का हो गया 2 से 8 इक्वल और एपिकल। और ब्राउन में भी 2 फ्लैजिला होगा, केवल 2 से, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, 2 होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, मतलब सेम साइज़ का नहीं होगा। ये वाला देखिए छोटा है, ये देखिए बेचारा हमारा कितना छोटा सा है, लेकिन ये देखिए कितना लंबा है। तो दोनों सेम साइज़ के नहीं है, 2 है, केवल 2 होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब सेम साइज़ के नहीं होंगे और लेटरल मतलब साइड में होंगे। उसमें क्या थे बच्चों, ग्रीन में 2 से 8 थे, बहुत सारे थे, और मतलब एपिकल थे, इक्वल थे और एपिकल थे, ऐसे बहुत सारे थे। लेकिन ये ब्राउन में क्या है बच्चों, केवल 2 है और लेटरल है, और एक थी छोटा है और एक थी बड़ा है, तो अनइक्वल साइज़ में है और लेटरल है। लेकिन इसमें 2 से 8 है और एपिकल है और इक्वल साइज में है। और रेड, मैंने हमेशा से कहा था, रेड जो हमारा है वो अलग ही भाव में चलता है, उसका मतलब हमेशा अलग ही रहता है। वो हमें ग्रीन और ब्राउन के कंपैरिजन उसमें चीज़ें डिफरेंट रहती हैं। अब ये देखिए, अभी तक गैमेट्स की बात की जा रही थी तो रेड में हमेशा नॉन मोटाइल थे। अब यहाँ अगर फ्लैजिला की बात की जा रही है तो इसमें फ्लैजिला एब्सेंट है। अभी मैंने आपसे कहा कि भगवान उसको उसी को चीज़ देते हैं जिसको उसकी ज़रूरत है। अब इसके पास नॉन मोटाइल गैमेट है, मतलब इसको मूव नहीं करना है, और अगर इसको मूव नहीं करना है तो ये फ्लैजिला लेके करेगा क्या? तो जाहिर सी बात है इसके पास नॉन मोटाइल गैमेट है, इसको मूव नहीं करना है, तो इसके पास फ्लैजिला एब्सेंट होगा। बेचारे के पास फ्लैजिला एब्सेंट है पर फिर भी ये खुश है, क्यों? क्योंकि नॉन मोटाइल, इसको मूव तो करना ही नहीं है। अगर बेचारे को मूव करना होता और इसके पास फ्लैजिला नहीं होता तो ये सैड हो जाता, कैसे चलता फिर ये? सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे रेड एल्गे की। रेड एल्गे कहाँ पे पाया जाएगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कहाँ पाया जाएगा? समुद्र की गहराइयों में, डीप सी में पाया जाएगा, डीप सी में। आप ग्रीन एल्गे की बात किए थे तो वो कहाँ पाया जा रहा था? स्टार्च उसमें वो था, और साथ में वो मैरीन वाटर में पाया जाता था, फिर फ्रेश में भी पाया जाता था। ओके, बट कौन सा मोस्टली था, कौन सा मेनली था, वो आपको याद रखना है। और ब्राउन की बात किया गया था तो वो मैराइन मोस्टली था, फ्रेश वाटर में कम पाया जा रहा था। और जब रेड की बात किया गया तो वो मैराइन में और फ्रेश में दोनों में पाया गया, बट मैराइन में ज़्यादा पाया गया। और मैराइन में भी कहाँ पाया गया? डीप सी में पाया गया। तो रेड एल्गे हमारा बच्चों डीप सी में पाया जाता है। इसमें कौन सा पिगमेंट था? मैंने फाइकोएरिथ्रिन आपको याद कराया था, एरिथ्रोसाइट से। एरिथ्रोसाइट आपकी आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स में थी, और रेड ब्लड सेल्स हमारा कहाँ था? रेड एल्गे में। तो वैसे ही याद रखना था, रेड ब्लड सेल्स एल्गे में था नहीं, ये बस मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ ताकि ये एरिथ्रिन वर्ड से आप याद रख सकें कि ये जो एरिथ्रिन कंपाउंड है ये हमारे रेड एल्गे में ही है। तो फाइकोएरिथ्रिन हमारे रेड एल्गे में इसका पिगमेंट होता है, ये जो रेड एल्गे में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको 1000 बार, हमें फिर से आपको हम नहीं बताने जाएंगे कि ये हमारा नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। अब बात किया जाएगा कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें होता है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट क्या होता है? जैसे फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये जो चाउ माऊ होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। प्री फर्टिलाइजेशन कहा जाए तो मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले जो क्रिया की जा रही है, जो काम किया जा रहा है, वो प्री फर्टिलाइजेशन हो गया। पर फर्टिलाइजेशन के बाद अगर कुछ हो रहा है तो उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो इसके पास ये भी कोई आसान सा नहीं, ये ऑलरेडी मैंने कहा इसके भाव हाई ही रहते हैं, तो ये मतलब कॉम्प्लेक्स शो करेगा, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी। सो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और वो कौन सा इवेंट्स है जो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन शो करता है? ये oogamous। अब एग्जाम्पल भी याद रखना ज़रूरी है बच्चों रेड एल्गे का। हमारा एग्जाम्पल कौन सा है? पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया और ग्लाइसेरिया और जलेडियम। पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्लाइसेरिया और जलेडियम। तो इसको आप याद रख सकते हैं P² G² से, मतलब P² मतलब पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, G² से ग्लाइसेरिया और जलेडियम।
ओके अब बात करते हैं बच्चों यूजेस ऑफ एल्गे। एल्गे का यूज़ क्या है, इसका काम क्या है। इतने देर से हम लोग एल्गे के बारे में पढ़े जा रहे हैं। तो इसका काम भी तो कुछ होगा ना, तभी तो पढ़ रहे हैं भैया, वरना इतना सेल्फिश है दुनिया कि जिसका काम नहीं है उसके बाद वो पढ़ेगी नहीं, कभी नहीं पढ़ेगी। काम नहीं है, फालतू की चीज़ है, फेंक दो उसको यार। यूज़ ऑफ एल्गे क्या है, हाफ ऑफ CO2 फिक्सेशन, मतलब जितने CO2 फिक्सेशन में करीब आधा CO2 फिक्सेशन CO2 का फिक्सेशन करने में ये हेल्प करता है। हाफ ऑफ CO2 फिक्सेशन किसके द्वारा फिक्सेशन करवाया जाता है, हमारे एल्गे के द्वारा। ये एल्गे भाई साहब हम अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं CO2 फिक्सेशन में। और उसके बाद बच्चों ये साथ में फूड का भी काम करता है, किसके लिए, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। जो एक्वाटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो पानी में रहते हैं, वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनके लिए फूड का भी काम करता है एल्गे। और साथ में जो पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गासम, ये सब क्या है, मतलब यही सब तो खाएंगे, यही तो फूड के रूप में आएगा। ये पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गासम ये सब एल्गे का नाम है। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स में ग्रीन, ब्राउन और रेड में बताया है, वही है जो कि फूड के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अब बच्चों हाइड्रोकोलाइड्स, मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसमें होती है, तो एक एल्गिन होती है और एक काराग्रीन होती है। एल्गिन बच्चों किस में होती है, ब्राउन एल्गे से, ब्राउन एल्गे, एल्गिन ब्राउन एल्गे। एल्गिन किस में होगा, ब्राउन एल्गे में। एल्गिन हाइड्रोकोलाइड्स मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस में, एल्गिन में, काराग्रीन में है। और एल्गिन हमारा किस में है, बोलो भैया, एल्गिन हमारा ब्राउन एल्गे में है। और काराग्रीन हमारा किस में है, हमारा रेड एल्गे में है। अब बच्चों बात किया जाए, कुछ और पॉइंट्स बच रहे हैं जिसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, प्लीज़ उन पे एक नज़र डाल लीजिए। ग्लाइसलेरिया जो है और हमारा गैलिडियम, ठीक है, ग्लाइसलेरिया और गैलिडियम जो है ये कहाँ से मिलता है, हमें आगार से मिलता है। ग्लाइसलेरिया एंड गैलिडियम ऑब्टेन फ्रॉम आगार। और इसका यूज़ क्या है, ग्लाइसलेरिया गैलिडियम से हम आगार, ठीक है, आगार से मिल गया, हमें आगार मिल गया। अब उसका काम क्या है, ये आगार मदद किस में करता है, आइसक्रीम और जेलीज बनाने में इसका यूज़ होता है। आइसक्रीम्स एंड जेलीज, ग्लाइसलेरिया एंड गैलिडियम कहाँ से ऑब्टेन होता है, आगार, ये मिलके आगार होता है। फिर आगार से क्या होता है बच्चों, आइसक्रीम और जेलीज बनती है। अब बात किया जाए क्लोरेला और स्पाइरुलिना, इसमें ये इसका क्या काम है, सॉरी पानी पी लो, थोड़ा सा थक गई हूँ, लगातार बोलते हैं यार, मतलब ऑफलाइन के बच्चे तो एकदम परेशान कर देते हैं कसम से। उनके सामने चिल्ला के आए, फिर आके यहाँ पे भी अगर तुरंत पढ़ाना पड़ जाता है तो थोड़ा थकान लग जाती है बच्चों। हाँ, अभी मैंने क्या कहा, ग्लाइसलेरिया, जैलिडियम, फिर वहाँ बात आगार की हुई कि उनसे आगार मिला। आगार का काम क्या था, आइसक्रीम और जेलीज बनाने में वो मदद करते थे। अब फिर मैंने आपसे बोला क्लोरेला और स्पाइरुलिना। क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये क्या होते हैं, जो क्लोरेला और स्पाइरुलिना होते हैं वो प्रोटीन रिच होते हैं, मतलब उनमें प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन किसमें मिलता है, दाल खाते हैं आप उसमें भी मिलता है, आप एग लेते हैं, अगर एग बाइट ले रहे हैं तो उसमें भी आपको प्रोटीन मिलेगा। वैसे ही ये जो क्लोरेला और स्पाइरुलिना होता है ये भी प्रोटीन रिच होते हैं। अब ये बताइए, हमारे जो स्पेस में ट्रैवल करने जा रहे हैं हफ्तों के लिए, महीनों के लिए, वो अब दाल तो लेके पैक करके जा नहीं सकते हैं, ले जा सकते हैं, ज़रा सोचिए, नहीं ले जा सकते ना। क्यों नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो दाल लेके जाएंगे तो दाल कब तक चलेगी उनकी, एक दिन चलेगी फिर ख़राब हो जाएगी। एक दिन भी 24 घंटा भी पूरी तरह से नहीं चलती है, मुश्किल से 7-8 घंटे 10 घंटे चलती है, तो 10 घंटे बाद वो ख़राब हो जाएगी। तो क्या बाकी के दिन वो भूखे जिएंगे, प्रोटीन तो चाहिए होगा ना उनको, अपने इंटेक करेंगे ना, उसको खाएंगे, जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा ही, प्रोटीन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, न्यूट्रिशन की। तो अगर वो स्पेस में ट्रैवल करने जा रहे हैं तो वो दाल ले जाएंगे क्या प्रोटीन के लिए, नहीं ले जाएंगे। तो क्या ले जाएंगे वो, अभी मैंने आपसे क्या कहा, क्लोरेला और स्पाइरुलिना प्रोटीन रिच होता है, तो स्पेस ट्रैवल का इस्तेमाल करते हैं वो। जब वो स्पेस में जाते हैं तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना को लेके जाते हैं, फूड सप्लीमेंट्स के रूप में यूज़ होता है स्पेस ट्रैवलर के। अब बात की जाएगी ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स में आपको ब्रायोफाइट्स, इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ओके, एम्फीबियंस कौन सा होता है बच्चों, आपको पता है व्हाट इज़ एम्फीबियन? अगर आपको कह दिया एम्फीबियन डिस्क्राइब करो, एम्फीबियन वर्ल्ड का मतलब क्या है? एम्फीबियन वो होते हैं जो धरती पे भी रह लेते हैं, साथ में पानी पे भी रह लेते हैं। जैसे कि मेढक धरती पे भी पाया जाता है और पानी में भी पाया जाता है। तो ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहेंगे। और साथ में ये क्या इंक्लूड करेंगे, मॉसेस और लीवर वॉर्ट्स को भी, मॉसेस को और लीवर वॉर्ट्स को भी।
इंक्लूड मॉसेस एंड लिवर बॉल्स। और ये मॉसेस लिवर्स हैं क्या, ये भी अभी मैं बोलूँगी आपको। और ये इनका काम क्या होता है ब्रायोफाइट्स का, ये प्रोवाइड करते हैं फूड फॉर हर्बेशियस मैमल। हर्बेशियस मैमल कौन से होते हैं, हर्बीवोर कौन होता है ये तो पता है आपको, जो ग्रासेस खाते हैं, जो पेड़ खाते हैं, जैसे गोट हो गई हमारी गाय हो गई, वो कार्निवोर नहीं है ना, कि वो मतलब मीट वगैरह नहीं खाती ना, वो तो ग्रासेस खाती है। तो जो हर्बेशियस एनिमल होते हैं, जो ग्रासेस खाते हैं, जो पेड़ पौधे खाते हैं, उनके काम आता है। ये प्रोवाइड करता है फूड फॉर हर्बेशियस मैमल। जो हर्बेशियस मैमल हैं वो ब्रायोफाइट्स को खा सकते हैं। हर्बेशियस मैमल के लिए भी काम आ जाता है, बर्ड्स भी खा लेती हैं कभी कभी, और कुछ और भी एनिमल्स इसको खा सकते हैं ब्रायोफाइट्स को। और मॉसेस फ्रॉम द डेंस मैट्स ऑन सॉइल इरोजन। मॉसेस का काम क्या होता है बच्चों, ये डेंस मैट, जैसे कि आपके घर में शादी वगैरह होता है तो मैट्स बिछती है ना, मैट जानते हैं क्या होती है, जो मैट बिछाई जाती है, तो मॉसेस भी वही काम करता है हमारी नेचर में, हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, सपोज़ करिए कि अगर कोई भी पेड़ पौधे ना हो और बारिश तेज़ से हो तो क्या सारी धूल बह नहीं जाएगी, तेज़ बारिश अगर होगी तो बह जाएगी, तो वैसे सॉइल इरोजन हो जाएगा हमारा। तो सॉइल इरोजन ना हो इसके लिए छोटे छोटे पौधे या मॉसेस सब हो जाते हैं अर्थ पे, ताकि सॉइल इरोजन को ये प्रिवेंट कर सके। जो अगर पानी तेज़ से बरसे, पानी तेज़ से बहाव से आए तो सॉइल इरोजन ना हो पाए, उसमें मदद करता है। कौन मदद करता है, मॉसेस फॉर्म्स द डेंस मैट्स। मॉसेस हेल्प करता है, वो डेंस मैट बनाता है और ताकि वो सॉइल इरोजन को घटा सके, ये प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन से। ब्रायोफाइट्स और मॉसेस के बारे में कुछ बात की गई है। ये प्लांट सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। ब्रायोफाइट्स, ये लाइन आप याद रखिएगा, इस पूरे पेज में इसके में मैंने आपको एक ही 2 लाइन लिखी है। क्यों, जाहिर सी बात है ये लाइन बहुत ज़रूरी होगी इसीलिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये ब्रायोफाइट्स इंपॉर्टेंट रोल करता है प्लांट सक्सेशन में। और मॉसेस का क्या काम है, ये लाइकेन के साथ मिलकर अलॉन्ग विथ लाइकेन आर द फर्स्ट टू कॉलोनाइज रॉक। अलॉन्ग विथ लाइकेन आर द फर्स्ट टू कॉलोनाइज रॉक। तो ब्रायोफाइट्स और मॉसेस की ये बातें आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों स्पीशीज़ ऑफ स्फैग्नम की बात किया जाए। स्फैग्नम क्या है, एक मॉस का ही स्पीशीज़ है, मतलब मॉस ही है, मॉस में एक स्पीशीज़ है जिसका नाम स्फैग्नम है। तो यहाँ स्फैग्नम की बात की जा रही है। तो स्फैग्नम का काम क्या होता है, प्रोवाइड पीट यूज्ड एज फ्यूल। पेड़ से पीट मिलता है, मतलब स्फैग्नम से हम लोग को पीट मिलता है, PEAT, पीट मिलता है, जो कि फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, और इस पीट में क्या होता है, इसमें भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ये वाटर को काफ़ी टाइम तक होल्ड कर सकता है अपने अंदर। तो इसका क्या काम होगा फिर, अगर ये वाटर होल्ड कर सकता है तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। अब जैसे कोई भी चीज़ है, सपोज़ आपको कोई पौधा है और यहाँ से आपको कहीं भेजना है जहाँ जाने में उसको 2-3 दिन लग जाएगा, तो अगर पौधा आप ऐसे ही रख दिए तो वो सूख जाएगा। पर अगर आप पीट के अंदर मतलब स्फैग्नम ले लिए, उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, उसको ले लिए, वो अच्छा खासा वाटर होल्ड किया हुआ है, फिर उसके अंदर ये हमारा स्फैग्नम है, ये हमारा प्लांट है, और स्फैग्नम ऐसे अगर उसको कवर किया हुआ है, उसमें वाटर अच्छा खासा वो होल्ड कर सकता है, तो तब पेड़ हमारा नहीं ख़राब होगा, नहीं उसकी डेथ होगी, और आराम से उसको 2-3 दिन भी उसका काम चल सकता है, आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और भी कोई चीज़, सपोज़ आप कहीं जा रहे हैं, पानी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि वाटर अच्छा खासा ये होल्ड कर सकता है। तो स्फैग्नम का क्या काम है, सबसे 2 ही पॉइंट आपको इसका याद रखना है कि ये पीट देता है, जो कि फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है, और दूसरी चीज़ कि इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होती है, तो ये ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल में भी काम करता है। अब आप लीव्स की बात करें कि लीव्स, पत्तियों की बात किया जाए तो इसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों होंगी। साइकेट जो हो, साइकस होगी एक, और कॉनिफर्स होगी। साइकस जो होगी वो पिनेट लीव्स होगी, एक पामेट लीव होती है, एक पिनेट लीव होती है। ये हम आपको पढ़ाएंगे एनाटॉमी वगैरह, सॉरी मॉर्फोलॉजी वगैरह पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी प्लांट के कि कौन सी पिनेट लीव होगी, कौन सी पामेट लीव होगी। पामेट जो आपके पाम जैसी, हथेली जैसी होंगी, पिनेट जो एकदम पिन जैसी होंगी, निडल लाइक, तो वो पिनेट लीव्स होती हैं। तो साइकस में पिनेट लीव आपको मिलेंगी, याद रख लीजिए, और कॉनिफर्स में निडल लाइक लीव्स मिलेंगी। निडल मतलब सुई जैसी, एकदम ऐसी 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 ऐसी, जैसे कि आप पत्ती ऐसी नहीं पाएंगे कि ऐसी पत्ती आप पा जाएं, ऐसी पत्ती नहीं मिलेगी वहाँ पे आपको। ऐसे ऐसे निडल लाइक, एकदम ऐसे पतली पतली निडल लाइक ऐसी पत्ती आएगी। ऐसी पत्ती क्यों रहेगी, इसका यूज़ क्या है बच्चों, ज़रा सोचिए।
सोचो सोचो, निडल लाइक क्यों है? क्योंकि निडल लाइक अगर रहेगी ना बच्चों तो वाटर लॉस कम होगा। ऐसी पत्तियां वहाँ पे होती हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, अगर डेजर्ट वगैरह में है तो उनका मतलब वाटर लॉस कम हो, इसीलिए निडल लाइक इनकी पत्तियां होती हैं। इनके ऊपर थिक क्यूटिकल मतलब वैक्स जैसी थिक क्यूटिकल होती है, और संकन स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा एकदम पूरा ऐसा खुला हुआ नहीं होता, एकदम थोड़ा संकन स्टोमेटा होता है ताकि वाटर लॉस को बचा सके, रिड्यूस्ड वाटर लॉस। अब बात रूट की जाएगी, लीव्स की खत्म हो गई। जिम्नोस्पर्म्स पे आ जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के स्टेम और रूट की बात की जाएगी। जिम्नोस्पर्म में बच्चों स्टेम दो तरह का होता है, एक ब्रांच होता है, एक अनब्रांच होता है। अनब्रांच जो होगा मतलब जिसमें ब्रांचेस शाखाएं नहीं निकली हैं वो हमारा अनब्रांच्ड है, और जिसमें शाखाएं निकली हैं वो हमारा ब्रांच्ड है। तो अनब्रांच का एग्जाम्पल क्या है? अनब्रांच का एग्जाम्पल क्या है? साइकस। देखिए साइकस की स्पेलिंग में सी के बाद वाई आ रहा है ना, तो वाई मतलब थोड़ा थोड़ा यू से मिलता जुलता है ना, अगर ये इतना पोर्शन आप ढक लें तो यू से अनब्रांच हो जाएगा। तो ऐसे याद रख लीजिए, साइकस अनब्रांच्ड के उसमें आता है, और ब्रांच्ड में पाइनस आएगा, ब्रांच्ड में पाइनस आएगा। ओके, अब रूट की बात किया जाएगा बच्चों। अगर बात रूट की जा रही है तो टैप रूट इसमें होगा। जिम्नोस्पर्म्स के रूट की बात किया जाएगा तो उसमें टैप रूट होगा, और इसका माइकोराइजा होगा फंजाई के साथ। माइकोराइजा क्या है, इसका कैसा एसोसिएशन है, ये शायद मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया है आपको, और एग्जाम्पल इसमें पाइनस है। अब बात करेंगे बच्चों फीमेल और मेल कोन की। अगर सेम ट्री पे दोनों हैं, मेल और फीमेल कोन, अगर सेम ट्री मतलब एक ही पेड़ पे दोनों हैं, अलग अलग पेड़ पे नहीं, एक ही पेड़ पे अगर मेल और फीमेल दोनों कोन हैं तो उसका क्या एग्जाम्पल है? पाइनस। एक ही पे दोनों हैं तो पाइनस। और अगर डिफरेंट ट्री पे है बच्चों तो साइकस। अगर डिफरेंट पे है तो साइकस। अच्छा, जो थोड़ा पागल होता है उसको क्या कहते हैं? ये हमारे जैसा नहीं है, ये हमसे थोड़ा डिफरेंट है, मतलब साइको है, तो साइको से साइकस। डिफरेंट है, अगर डिफरेंट ट्री पे है तो साइकस है, और सेम पे है तो पाइनस है। और साइकस में क्या होगा बच्चों? कोरोलॉइड रूट होगा, जिसका क्या काम है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। साइनोबैक्टीरिया में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। कोरोलॉइड रूट इसके पास है, साइकस के पास। डिफरेंट ट्री पे है तो साइकस है, और कोरोलॉइड रूट उसमें है, और कोरोलॉइड रूट का काम क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। किस में नाइट्रोजन फिक्सेशन में? साइनोबैक्टीरिया में। और सिकोया की बात किया जाए, एक ये भी नोट है जिससे क्वेश्चन कभी आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसके किनारे आपको लिखवा दिया है। सिकोया क्या है? वन ऑफ द टालेस्ट ट्री, मतलब टालेस्ट मतलब लंबा ट्री है ये। टालेस्ट ट्री स्पीशीज़ है, वन ऑफ द टालेस्ट ट्री स्पीशीज़। और स्ट्रॉबेरी और कोन्स की बात किया जाए बच्चों तो ये किस में पाया जाएगा? स्ट्रॉबेरी और कोन्स सेलेंजिनेला में और इक्विस्टम में। सेलेंजिला और इक्विस्टम, सेलेंजिला और इक्विस्टम। स्ट्रॉबेरी और कोन्स हमारा सेलेंजिला और इक्विस्टम में पाया जाएगा। अब बस थोड़ा सा रुक जाइए बच्चों, लास्ट स्लाइड है ये, फिर खत्म हो जा रहा है हमारा चैप्टर। माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स। माइक्रो सेलेंजिला में होगा और मैक्रोफिल्स फर्न में होगा, मतलब माइक्रोफिल और मैक्रोफिल। माइक्रो का एग्जांपल आपको याद रखना है, सेलेंजिला में वैसी लीव्स मिलेंगी, और मैक्रोफिल में आपको फर्न याद रखना है। माइक्रो सेलेंजिला और मैक्रो मतलब फर्न। फर्न एग्जांपल है मैक्रोफिल का। और होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर दो तरह के होते हैं, वो दो तरह के स्पोर पाए जाते हैं, एक होमो एक हेट्रो। होमो जो सेम तरह के स्पोर होते हैं उनको होमोस्पोर कहेंगे, जो डिफरेंट होते हैं। हेट्रो वर्ड कहीं भी बायोलॉजी में आ जाए तो समझ जाइए हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। हेट्रोस्पोर का एग्जांपल होगा, मतलब हेट्रोस्पोर दो तरह के होते हैं, एक मेगा एक माइक्रो। एक मेगा एक माइक्रो। मेगा में आप फीमेल गैमेटोफाइट देखने को पाएंगे जो कि हमारी स्पोरोफाइट पे रिटेन्ड होता है। इसमें मेगा में फीमेल, मेगा मेगा नाम आपको लड़कियों के नाम जैसा सुनने में नहीं आता, आप सुने भी होंगे किसी लड़की का नाम मेगा होता है। मेगा फीमेल गैमेटोफाइट याद रख लीजिए, जो कि स्पोरोफाइट पे रिटेन करता है। और माइक्रो मतलब मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का एग्जांपल क्या था बच्चों? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स। ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ बच्चों। मैं स्टार्टिंग से आपको दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हट जा रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने ब्राउन अलगे की बात की थी, इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, सागा फ्रॉम दिल्ली ईट्स ब्राउन कलर लेमन। और फिर बच्चों हमने बात की थी रिप्रोडक्शन वगैरह की, चार्ट बनाया था वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल का। ग्रीन एल्गी की भी बात की थी कि प्रोनाइड बॉडी वगैरह, क्लोरोप्लास्ट वगैरह।
शेप उसका एग्जाम्पल याद करवाया था। वॉलोवर्क्स में उल्लू का चक्कर स्पाइरो के साथ चल रहा था और ब्राउन एल्गे हो ही गया था। फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेजिटेटिव एसेक्सुअल स्पोर की फ्लैजेला की बात की गई थी, जो कि हमारे ग्रीन, ब्राउन और रेड में बात की गई थी। और फिर बच्चों रेड एल्गे की बात की गई थी। P स्क्वायर G स्क्वायर से इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। यूज ऑफ एल्गे भी मैंने आपको बताया था और साथ में ब्रायोफाइट्स के बारे में बताया था। आपको मॉसेस के बारे में भी बताया था कि डेंस मैट का भी काम करते हैं वो। और ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लीव्स की बात बताया था। साइकस, पिनेट, पामेट, सब नीडल लाइक लीव्स, थिक क्यूटिकल, संकर स्टोमेटा का काम क्या था? वाटर लॉस को रिड्यूस करता था। जिम्नोस्पर्म स्टेम और रूट की बात की गई थी, जिसमें ब्रांच और अनब्रांच दोनों होती है। अनब्रांच साइकस, ब्रांच पाइनस, और रूट में टैप रूट, माइक्रोराइजा के बाद ऑलरेडी मैं बता चुकी थी। इसका एग्जाम्पल बस आपको याद रखना है, पाइनस ट्री। और मेल और फीमेल कौन अगर सेम ट्री पे है तो पाइनस डिफरेंट ट्री पे है। तो साइकस क्लोराइड रूट की बात की गई थी, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है साइनोबैक्टीरिया के। सिकोया जो है एक बहुत लंबा टैलस ट्री है। और स्ट्रॉबेरी और कोन जो है वो सेलेंजिना और इक्वेस्टम की वहाँ बात की गई थी। और माइक्रोफिल सेलेंजिला में और माइक्रोफिल फन में। और होमोस्पोर हेट्रो में दो तरह के स्पोर थे, मैगो और माइक्रो, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट, रेटिन और स्पोरोफाइट। और माइक्रो का एग्जाम्पल मेन गैमेटोफाइट था, जो कि हमारा पॉलन ग्रेन उसका एग्जाम्पल था। ये चैप्टर फिनिश हो गया बच्चों। तो ये चैप्टर पूरा आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो भी मैं पढ़ाती हूँ, जो भी नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड करती हूँ, उसको 2 से 3 बार लिख के रिवाइज़ ज़रूर करिए, लिख के रिवाइज़ करिए, ताकि आपको चीज़ें परमानेंटली याद हो जाएँ। अब जो भी मैंने पढ़ाया है ये चैप्टर फिनिश हो गया। हाँ, प्लीज़ इस चैप्टर को तीनों वीडियोस फिर से देख के रिवाइज़ कर लीजिएगा, नोट्स को रिवाइज़ कर लीजिएगा, साथ में कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। कुछ टाइम बाद बच्चों मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, थोड़ा समय अभी बीतने दीजिए, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊँगी। तो बच्चों अब चैप्टर फिनिश हुआ तो हम चलते हैं और बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई शुरुआत करेंगे। तो बच्चों अब हम जा रहे हैं और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियोस लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये मेरी डेली आपसे गुजारिश रहती है, रिक्वेस्ट रहती है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाली।